हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की सेकंड क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री देखेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए पिछले 15 वर्ष में, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम्स लिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम वन बाई वन करके देखेंगे। उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे और हर एक जो ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक ऑप्शन का देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या है, क्या तथ्य है, क्या नहीं है, जिससे कि आपका पूरा ओवरऑल रिवीजन हो जाए और एक चीज कवरेज एरिया जो आपका 50 से 60% है वो आपका हो जाए यहाँ से ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो कब हुआ था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित? 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है, जो तराइन फर्स्ट हुआ था उसमें ये पराजित हो गया था और तराइन द्वितीय में इसने क्या किया था? पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया था। आगे चलते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो वो कौन सा मुस्लिम था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया? सारी चीजें तो मेडाइवल जो पढ़ाई है ना, इतनी डिटेल में पढ़ाई है कि हर एक चीज लिखाई गई है। 711 में कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध का राजा रहता है आपका दाहिर, उस पर आक्रमण करता है, देवल विजय वगैरह ये करता है। ठीक है, जजिया कर भी यही लगाता है। ठीक, और ऑप्शन पे चले जाए अगर तो मोहम्मद गौरी कब आता है आपका? ये आता है पृथ्वीराज तृतीय को जो पराजित करता है 1191 में। ये 1000 ईस्वी से लेके महमूद गजनबी और 1025 ईस्वी तक रहता है। बार बार 17 बार आक्रमण ये करता है। आखिर में ये सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूट के ले जाता है। उस टाइम वहां के शासक कौन थे? भीम फर्स्ट। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? सबकी टाइमलाइन एकदम डिटेल में कराई है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको कौन से आए? गुलाम वंश। कब से कब तक? अगर इनका देखो टाइमिंग तो 1206 से 1290 तक। फिर आए आपके खिलजी वंश 1290 से 1320। इसके बाद तीसरे वंश आपके कौन से आए हैं? तुगलक। 1320 से कब तक आए हैं? 1414 तक। और फिर 1414 से सैयद आए हैं। 1414 से कब तक? 1451 तक। इसके बाद लास्ट में आए आपके लोधी। 1451 से आएंगे 1526 तक रहेंगे। 1526 में जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, वहां पे युद्ध के मैदान में पहला ऐसा होगा सल्तनत कालीन शासक सुल्तान जो मारा जाएगा। कौन? वो इब्राहिम लोधी। तो ये सारी डिटेल मिल गई। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि किसकी? केवल 30 वर्ष है आपकी खिलजी। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा अवधि आप देखो तो तुगलक की है। ठीक है, 1320 से 1414 तक। दैट मीन्स 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद बिन बख्तियार काकी भी इनके साथ आए थे। उन्हीं के उसमें इन्होंने क्या है? कुतुबुद्दीन, उनका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, और एक वो बख्तियार खिलजी अलग था। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके साथ आएंगे। उन्हीं की ही सम्मान में ये व्यक्ति क्या बनाएगा? कुतुब मीनार प्लस कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी बनाता है। 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के ये सारी चीजें बनाता है। ठीक, तो इनका पहला सुल्तान यही था। इसके बाद कौन आएंगे? इल्तुतमिश आएगा। फिर रजिया सुल्तान वगैरह ऐसे करके इनका बलबन वगैरह लास्ट पे चला जाएगा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक? तो गुलाम वंश का। इल्तुतमिश होगा, इसको क्या बोला जाएगा? गुलामों का गुलाम। अब सल्तनत काल में आपको पढ़ना क्या क्या? पहली चीज, गुलाम वंश में आपको 4 शासक बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरी रजिया सुल्तान और चौथा आपका बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट है। बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। इनके काल का पूरा स्थापत्य मैंने लास्ट में एक क्लास 10 पेज की केवल स्थापत्य वगैरह जो भी कला का हुआ है, त्योहार वगैरह, उस पे आया, वो जरूर ध्यान से पढ़ लेना। तो वो पूरा सल्तनत कालीन है। ठीक है, आगे आते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो ये मैं बहुत डिटेल में लिखा है। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। ये रक्त की शुद्धता में बिलीव करता था। बोलता था कि जब भी यह किसी नीची जाति के व्यक्ति को देखता है
या फिर किसी कमजोर व्यक्ति को देखता है तो इसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं, ठीक, और इसका हाथ अपने आप ही इसकी तलवार पे चला जाता है। इस तरीके से इसके कथन थे। सिजदा तथा प्याबोस प्रथा जो थी इसने ही चलाई थी, उसमें जाके पैरों को चूमना उमना पड़ता था, ठीक है। तो इसने शासक को एकदम ईश्वरीय दैवी शक्ति बना दिया था। आगे चलते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो कौन है तुगलक वंश की नींव रखने वाला? गयासुद्दीन तुगलक। आगे आ जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आपका कौन सा आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। फिर आएगा फिरोज शाह तुगलक, FST। ये तीन है मेन शासक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अभी अभी मैंने बताया क्या थी आपकी, अलाउद्दीन की। तो खिलजी वंश का टोटल था आपका 1290 से 1320। अलाउद्दीन का था पहले, अलाउद्दीन के पहले था जलालुद्दीन। इसने मंगोलों का आक्रमण भी विफल किया था, 6 साल तक रहा था ये। तो ये रहेगा 1290 से 96 तक। फिर 96 से 1296 से 1316 तक, 20 साल तक कौन रहेगा? अलाउद्दीन। तो 1296 से 1316। आगे आ जाते हैं। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खां 2-3 नाम आते हैं आपके, ठीक है, और सल्तनत काल में ही आते हैं। लेकिन अगर राजवंश से संबंधित कोई शासक रहा है तो वो कौन सा रहा है आपका? सैयद वंश, ठीक। सैयद वंश से खिज्र खां था। एक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़गढ़ के किले पे हमला कर लेता है तो अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का वो किला वगैरह सौंप के चला जाता है। उसका नाम भी क्या? खिजराबाद कर देता है। बट इसमें आपका सैयद पूछा गया। आगे, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो सिकंदर लोदी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जस्ट दो, इब्राहिम लोदी आपका ज्यादा टाइम तक नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ 9 साल तक इब्राहिम लोदी रहा। और इब्राहिम लोदी कब मरेगा? 1526 में। तो उसके पहले कौन था? सिकंदर लोदी। तो ये 1489 से 1517 तक आपका कौन था? सिकंदर लोदी। आ जाइए। और आगरा की स्थापना भी इसी बंदे ने की थी, सिकंदर लोदी ने, 1504 में। गुलरुखी उपनाम से क्या कविताएं भी लिखा करता था। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, ठीक है। विजयनगर के शासकों को राय तो कहा ही जाता था, और क्या कहा जाता था? इनके कहने का मतलब ये, तो इनको कहा जाता था नरपति। जो पुरुष है या पुरुषों का जो शासक, ऐसे बोला जाता है इनको। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? 3 वंश मैंने पढ़ाए थे विजयनगर में, संगम, टोटल 4, ठीक है। 3 मुख्य थे, सालू, तुलु और अरबीडू, है ना। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपका नरसा नायक था, और इसका पुत्र होगा वीर नरसिंह। ये करेगा आपकी तुलु वंश की। तुलु वंश इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे महान शासक जो थे कृष्णदेवराय, इसी वंश से थे, तुलु से। तो किसने की? वीर नरसिंह ने। नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह, इसने। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो महिलाओं की स्थिति कहाँ पे अच्छी थी? तो एज आ बॉडीगार्ड भी महिलाएं क्या है, काम करती थी यहाँ पे। सम्राट के अंगरक्षक की तरह भी काम करती थी, प्लस कुश्ती में भी भाग लेती थी विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है, जो दिया था दोनों होने चाहिए। तो इसका हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने की थी। दोनों हो जाएगा। आगे आते हैं। मध्ययुगीन भारत में एक भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन थे? तो प्रमुख अगुवाकार, सबसे पहले भक्ति आंदोलन शुरू किसने किया? शंकराचार्य ने, है ना। तो शंकराचार्य। अगर एक और जिक्र आता है, रामानुजाचार्य तो है ही, इनका सबका मैंने लिखाया है। फिर निम्बारकाचार्य है, माधवाचार्य है, वल्लभाचार्य है, ये सारे लोग हैं, सबके बारे में लिखवाया, कहाँ जन्म हुआ, क्या क्या काम किया, कौन से संप्रदाय के थे, क्या विचारधारा थी, अद्वैतवाद कौन मानते थे, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये सारी चीजें पढ़ लेना आप लोग। एक रामानंद का जिक्र आता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो भक्ति आंदोलन है वो कौन लेके आए? तो वो रामानंद है आपके। और रामानंद के शिष्य ही ये सभी लोग थे, चाहे कबीरदास हो, चाहे आपके रैदास हो, है ना, गुरु नानक देव, ये सभी किसके शिष्य थे? धन्ना पीपा, इन्हीं के शिष्य थे। आगे, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित, एक होता है संकलन, एक होता है इसको प्रमाणित। तो प्रमाणित जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु नानक देव, इन्होंने किया था। और संकलन अगर बोलो तो किसने? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ लिखा था।
5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने इनको क्या है, मृत्युदंड दे दिया था, क्योंकि इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को क्या है, राजा बनने का वो दे दिया था वरदान। इससे वो निराश हो गया था जहांगीर, मतलब इससे गुस्सा हो गया था, तो उसने फिर मृत्युदंड दे दिया था। तो गुरु नानक ने क्या किया था, नहीं सॉरी एक गलत हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ये तो प्रथम गुरु थे। और इन्होंने ही क्या लंगर शुरू किया था। एक्चुअली क्या सुबह से इतना सारा वो हो जाता ना, ध्यान नहीं जाता चीजों पे, ठीक। तो गुरु नानक देव क्या थे आपके, प्रथम गुरु थे, लंगर व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। दूसरे गुरु होंगे आपके अंगद, गुरु अंगद लंगर व्यवस्था को परमानेंट कर देते हैं। फिर रामदास होंगे चौथे गुरु, ये क्या करेंगे, अमृतसर नामक, मतलब अकबर इनको 500 बीघा जमीन देता है, वहां पे ये शहर बसाने की बात करते हैं। बाद में जो शहर अमृतसर बसा देते हैं यही, ठीक है। फिर अर्जुन देव रहते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, वो अर्जुन देव बनवाते हैं। ये सारी बातें हो गई, सारी जानकारी हो गई, ठीक है। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ये क्या करेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, तो पहले ही है गुरु नानक देव, इन्हीं की जयंती को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 10वें आखिरी सिख गुरु कौन थे, तो अभी बात हुई है गुरु गोविंद सिंह। 9वें आपके गुरु तेग बहादुर थे, इनको क्या है औरंगजेब, इनका मतलब इनको भी मृत्युदंड दे देता है, और इनका जहां पे शीश वगैरह वो किया गया था, तो वहां पे शीशगंज नामक गुरुद्वारा है चांदनी चौक पे, ठीक है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी, तो आ गया देखो क्वेश्चन, गुरु नानक देव ने आरंभ की थी, और गुरु जो अंगद हैं इन्होंने इसको परमानेंट बना दिया। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था, तो जो आदि ग्रंथ है उसी को ही आगे चल के क्या हुआ है आपका गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया। तो ये कौन थे आपके 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव। अब आते हैं आगे। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसको, रामानंद जी को जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, इब्न बतूता भारत पहुंचा 1333 में, बिल्कुल सही है। 1506 गुरु नानक का जन्म, ये गलत है आपका, 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, एकदम सही है। वास्को डी गामा 1498, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा 1506, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बीजक पुस्तक के लेखक हैं, ये मैंने कई बार बताया आपको, कबीरदास। इन्होंने क्या लिखा, साखी, शबद, रमैनी, सदुक्कड़ी भाषा थी इनकी, और इसी को ही इनका संकलन को बोला जाता था बीजक। आगे, संगमरमर पर पित्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, यहाँ पे आपको गैप में भरना है। पित्रादूरा जानते हो क्या होता है, रत्न वगैरह बहुमूल्य पत्थर जड़े जाते हैं संगमरमर पर, ठीक है। ये आप जाओगे आगरा के किले में जाओगे, तो वहां पे कुछ ऐसे बीच के अंदर बिल्डिंग बनी है आगरा के किले के अंदर, जहाँ पे खासतौर से जहाँ पे शाहजहां को कैद किया था औरंगजेब ने, वहां पे भी आपकी पित्रादूरा का यूज हुआ है। ताजमहल में हुआ है, एतमा उद्दौला की मकबरा में हुआ है, तो इन सब जगह पे। तो ये सबसे ज्यादा किसके समय फेमस हुई, शाहजहां के काल। सबसे ज्यादा सफेद मार्बल से इसको बहुत प्रेम था, हर जगह जहां पे भी मार्बल का कुछ और रंग हो ये सफेद करा देता था। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए, तो जजिया कर इन लोगों में सब फिर से दोबारा जिसने शुरू किया था वो था आपका औरंगजेब, ठीक है। इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम के काल में सबसे पहले लगा था। फर्रुख सियार के बारे में मैंने बताया कि इसके काल में क्या हुआ था, इसने पहले हटाया था फिर लगा दिया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न में से किसका शासन था, तो जब उसकी स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही, तो भारत पर शासन किसका था, अकबर का। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, और अकबर कब तक था, 1605 तक, 1556 से 1605 तक। फिर लेकिन जहांगीर के दरबार में ये गया था फैक्ट्री लगाने की अनुमति लेने, तो अगर फैक्ट्री इनकी लगी थी तो वो जहांगीर के काल में लगी थी। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है, इसके बारे में बहुत बात होगी जब हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, 1793 का
जमींदारी बंदोबस्त है ना, स्थायी बंदोबस्त, उसमें मैंने बताया था कि उसके पहले जो टोडरमल थे, टोडरमल ने अकबर के समय भू राजस्व जो है ना व्यवस्था वो लागू की थी। 10 सल्ला इसको कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? तो सही ढंग से नहीं बताया गया। पानीपत की पहली लड़ाई किसकी? बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में, बिल्कुल सही बात है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा, ये बिल्कुल गलत है, अकबर प्लस हेमू। कब से कब तक? 1556 में हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध सबको पता है, महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुआ था। तो ये सब सुमेलित हैं, केवल ये दूसरा सुमेलित नहीं है। पानीपत की पहली लड़ाई किस बार लड़ी गई? 1526 में। किसके बीच में? बाबर इब्राहिम लोदी। तुगलमा पद्धति इसने उपयोग की थी, तुगलमा पद्धति। तोप खाने का भी उपयोग किया था। ये सारी चीजें इसने उपयोग की थी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? फिर से वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अकबर और हेमू। इसका बैरम खान नामक सेनापति था। एक्चुअली क्या हुआ कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? दीन पनाह नगर, हुमायूं ने सिर्फ एक बिल्डिंग बनाई थी, दीन पनाह नगर। इस बिल्डिंग में एक पुस्तकालय बनवाया इसने। पुस्तकालय की सीढ़ियों से, तो 1555 में उसको दोबारा अपना राज्य मिला था। एक साल बाद ही 1556 में क्या हुआ, ये सीढ़ियों से आके फिसल गया और सीढ़ियों से गिर के हो गई इसकी मौत। उस टाइम अकबर कहाँ था? पंजाब में, पंजाब के कलानौर में। तो यहीं पे क्या होगा, कलानौर में इसका बैरम खां क्या करेंगे? राज्याभिषेक कर देंगे और लेके आएंगे। और जब ये लेके आ रहे होते हैं उसी टाइम पे बीच में ही इनका युद्ध होता है। किससे? हेमू से। और हेमू वो व्यक्ति है, अंतिम हिंदू शासक बोला जाता है इसको, दिल्ली का, ठीक है। इसके बाद ये व्यक्ति विक्रमादित्य की भी उपाधि लेता है, हेमू। ये सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, सब कुछ आ गया आई थिंक। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था, है ना। बहार खां लोहानी नामक शासक था, उसके अंडर में एक काम करता था। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? अभी मैंने बताया किसकी? हुमायूं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 में। बहुत इनफेमस हो गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा इससे लोग असंतुष्ट थे। किससे? इब्राहिम लोदी से। राणा सांगा ने भी इसका साथ देने का, जिसको बुलाया था बाबर का साथ देने की बात की थी, ठीक, लेकिन बाद में साथ नहीं दिया था, तो फिर उसने राणा सांगा पर भी हमला किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? तो आगरा के किले का निर्माण किसने किया? अकबर ने। आगे चलते हैं। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कोतवाल की सही भूमिका वही थी कि आज के डेट में मान लो दरोगा, या दरोगा के ऊपर का भी अधिकारी होता था कभी कभी, है ना, क्योंकि उस टाइम उतने बड़े तो क्षेत्र थे नहीं कि जिला हो, तो जिला लेवल का ही अधिकारी होता था। बट मेनली दरोगा, तो ये क्या काम करता था? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? सासाराम में आपके शेरशाह सूरी का। अष्टकोणी है, झील के बीचों बीच है, झील है चारों तरफ, ठीक, गुम्बद है ऊपर एक बढ़िया सा। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी? तुजुक ए बाबरी नाम भी इसी का है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 15, जो मैंने बताया कि 1556 से 1605 तक कौन था? अकबर। इसके जस्ट बाद शुरू होगा आपका जहांगीर का शासनकाल, तो 1605 से 1627। 1627 से 1658 तक आपका कौन है? शाहजहां। इसके बाद 1658 से 1707 तक औरंगजेब। और यहाँ पे आपके कौन होंगे? 1707 के बाद कई सारे रहते हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, ठीक। सब कुछ लिखाया गया है। आपकी जो हैंड रिटन नोट्स मिले हैं उसको ओपन कीजिए, पढ़िए, फिर से रिवाइज कीजिए, सारी चीज मिल जाएगी। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? मैंने बताया कि बहादुर शाह जफर थे, इन्होंने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है इसके लीडर बन गए थे जबरदस्ती। जब ये लीडर बन गए तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके भेज दिया रंगून, क्योंकि अंग्रेजों का म्यांमार पे भी, रंगून पे भी कब्जा हो गया था। यहाँ की जेल में इनकी यहीं पे मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1862 में। और यहीं पे
ये इनकी कब्र बनी हुई है। अच्छा चलिए, बीच में ये आ गया, थोड़ा सा ये भी जानकारी देना जरूरी है, देखो, है ना। मेहनत हो रही है तो मेहनत के साथ साथ आप लोगों का सपोर्ट भी होना चाहिए। 3 बैचेज चल रहे हैं, बीपीओ का, आरओ का, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का। तीनों का लेवल हम वो रखेंगे जो भी आपके एग्जाम में आएगा उस तरीके से फिनिश कराएंगे कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको लगना चाहिए कि 90 से 95% आपने जो पढ़ा है ना बार बार उसमें से आया। आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हो। सीरियसली अगर पढ़ना चाहते हो तो इधर उधर की बातें छोड़ के, टेलीग्राम ग्रुपबाजी ये सब छोड़ के आराम से पढ़ने में लग जाइए। बैच ज्वाइन कीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार जो टास्क दिए जाए उन्हें कंप्लीट कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि इसमें टाइम है। ये एग्जाम है, यहाँ से 2 से ढाई महीने का टाइम मिलेगा इन तीनों एग्जाम्स में। इतनी ज़्यादा मेहनत करा देंगे आप लोगों से कि हर एक चीज़ रट जाएगी, और जब वहाँ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जो सुविधाएं मिलेंगी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, इनकी तो पीडीएफ मिल ही जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। और फीस कितनी, ओनली 300, मतलब 299। तो बहुत नॉमिनल फीस तो इतनी है कि समझो इतनी फीस में कोई एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाएगा, इस तरीके से तो भूल ही जाओ, ठीक। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जीएस रेवोल्यूशन ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। और भी चीज़ें करनी है तो जीएस रेवोल्यूशन कहीं पे भी टेलीग्राम पे सर्च करो, यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? कठपुतली की बात हो रही, कठपुतली मतलब जो दूसरे ने बना दिया उसकी बात मान के काम कर रहा है, अपना कोई माइंड नहीं है। तो सबसे पहले देखो, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम बना, मुअज्जम नाम था इसका। ये कठपुतली नहीं था। इसके बाद जो अगले आएंगे ना वो सारे कठपुतली होंगे। तो जहांदार शाह जो है ना, ये पहला कठपुतली बनेगा, ठीक है। तो जहांदार शाह, फिर आगे सब कठपुतली हैं आपके, फारूक सियार हो गया, मोहम्मद शाह हो गया। मोहम्मद शाह ने इंडिपेंडेंट राज किया बट इसमें कुछ बनता नहीं था, इसका नाम रंगीला था। इसको बुरी तरह से हराया था कई बार। जो नादिर शाह अब्दाली था उसने कैद कर लिया था, जब इसने बहुत सारा हरजाना, 70 करोड़ रुपए दिए, तख्ते ताऊ सिंहासन दिया, मयूर सिंहासन जो था आपका, कोहिनूर हीरा दिया, तब इसको छोड़ा था। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। लाल किले का निर्माण भी किसने कराया था? इसी बंदे ने। जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी ने कराया था। आगे चलते हैं, ताजमहल का भी इसी ने कराया था। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? जो चीज मेल नहीं खाती वो आपको बतानी है। तो अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे, अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। बिल्कुल सही बात है। आईने अकबरी, अकबरनामा एक ही बात है, इसी ने लिखी थी। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, सेनापति थे अकबर, इन्हीं को ही लड़ने भेजता था। जयपुर जो आमेर जिसे बोलते हैं, आमेर के ये शासक थे, ठीक है, भारमल के पुत्र थे। इसके बाद ये भी शासक बने और अच्छे बड़े 7,000 के मनसबदारी थे, बड़े मनसब पे इनका तैनाती थी। अब्दुल रहीम खान खाना ये बहुत अच्छे कवि थे, ठीक है। और जो बैरम खां था, बैरम खां को भेजा था अकबर ने हज पे, तो बीच में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना की इनकी उपाधि अकबर ने ही दी थी। मुल्ला दो प्याजा मुख्य सलाहकार थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा? फिर से क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है। मतलब ये ऐसी चीज नहीं जो हर जगह आप पढ़ते हो, बहुत नॉर्मल सा जिक्र होता है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। अकबर और हेमू के बीच में। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? जिंदा पीर बोला जाता है इस बंदे को, औरंगजेब को। इसने हर चीज बंद करा दी थी, म्यूजिक, चित्रकला, ठीक है। अगर जो बीपीएससी करते हैं तो इसी की वजह से जो चित्रकार थे वो पहले चले गए आपके क्या, मुर्शिदाबाद। फिर मीरन ने पाबंदियां न लगाई, जो मीर जाफर का पुत्र था। तो लोग पटना वगैरह चले गए, पटना कलम का इसी की वजह से विकास हुआ। इसको जिंदा पीर बोला जाता था। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? देखो, याद करो जो मैंने बताया था कि जो शाह आलम द्वितीय की बात हो रही है यहाँ पे, इन्होंने सही से लगाया नहीं। इस बंदे को क्या किया था 1765? बक्सर का युद्ध। इसके बाद इससे संधि की गई, बंगाल बिहार उड़ीसा की इसने दीवानी दे दी, 26 लाख रुपए इसको पेंशन मिलनी हो, इलाहाबाद और कड़ाका क्षेत्र मिला। तो इसने इसी को फिर राजधानी बना लिया, इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र। प्राम में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खान थे, इसी की चलती थी। और ये महामंगा वगैरह, महामंगा करके थी, ठीक है। तो वो सब चलती। बाद में इनको इन्होंने, अकबर ने बोला कि आप हज पे चले जाओ। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया?
कलानौर, कालानौर जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पे। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी। दो चीजें, चांदी का रुपया और तांबे का टंका, दो चीजें इसने चलाई थी। तो रुपया आज भी यही चल रहा है जो इसने चलाया था, उसी का ही प्रतिरूप है। थॉमस रो, सर टॉमस रो, इसका नाम कहीं पे टॉमस रो भी आता है। जहांगीर से किस किले में मिला था? ये मिला था अजमेर के किले, सर टॉमस रो। फिर विलियम हॉकिंस भी आगे आएंगे। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ये चीजें इसलिए बताऊं, ये सब चीजें एक पेज में ही इतनी पॉइंट दर पॉइंट लिखाई गई है कि आपको वहां जाके रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जितनी बता दे रहे हैं यहाँ पे आ जा रहे हो, कुछ चीजें जाके आप रिवाइज कर लो कि हाँ ये चीजें रह गई। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो भूमि मापांकन किसने प्रारंभ की? इनमें से पूछा गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाए, शेरशाह सूरी। किस चीज का प्रयोग करता था? गज ए सिकंदरी का इसने प्रयोग किया था, भूमि की माप की थी। जब्ती तथा कबूलियत भूमि की इसकी पद्धति थी, भूमि मापन की। और इसके पहले भूमि मापन किसने कराया था आपका? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसने कराया था। इसकी पद्धति को बोलते हैं मसाहत। ये सारी चीजें हो गई। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी अब्दुल कादिर बदायूनी। थोड़े से कट्टर लोग होते हैं ना, तो कोई लिबरल हो जाए आदमी तो उसको बोलते हैं धर्म विरोधी, धर्म विरोधी। इस चक्कर में इसने की थी आलोचना। इनमें से इसने पुस्तक कौन सी लिखी है? मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख इसने पुस्तक लिखी है, ध्यान रखना। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो मुगल सम्राट अनपढ़ अकबर थे। 14 वर्ष की उम्र में युद्ध लड़ रहे हैं, गद्दी पे बैठ के पढ़ने का समय नहीं मिला, जबकि हुमायूं ने बैरम खां को नियुक्त किया था इसको पढ़ाने के लिए। लेकिन इसने क्या किया, इसकी रुचि थी मेनली तलवारबाजी, युद्ध वगैरह में, तो ये पढ़ नहीं पाया। बहुत अच्छा रहा। देखो कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाया ना, उसको ये सब चीजें नहीं मिली, क्योंकि पढ़ता क्या, कलमा। इसके बाद जो इसकी वो धार्मिक पुस्तकें हैं, इससे अच्छा क्या है, इसने सामाजिक ज्ञान लिया खुलेपन से। तो हो सकता है इसका भी कुछ असर पड़े कि सामाजिक ज्ञान जब इसने लिया, ज्यादा धार्मिक आडंबरों में नहीं पड़ा ना, तब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सहिष्णु। अकबर का बोलते हैं ना कि अकबर की जो चीजें हैं इसने बना के गया, जो करके गया, इसका नाम नहीं मिटाते। औरंगजेब रोड का नाम मिटा दिया, किसी भी चीज का, इसका नहीं मिटाते, क्योंकि ये महान शासक था। इसने बहुत कुछ करके गया इंडिया में। कुछ उस टाइम पे कोई शासन नाम की चीज नहीं थी जब ये आया था, तो इसने पूरा साम्राज्य बना दिया था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो फिर से वही चीज आ गई, कोतवाल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता कर लिया था? तो मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह से कब हुआ है? 1615 में हुआ। अमर सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597। महाराणा प्रताप से इन्होंने चित्तौड़गढ़ छीन लिया था, चित्तौड़गढ़ का किला छीन के चित्तौड़ छीन लिया। और भी बहुत सारी चीजें छीन ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी में लड़ लड़ के केवल चित्तौड़ का किला रह गया था, बाकी सब दोबारा हासिल कर लिया था। फिर इनकी मृत्यु हुई, तो जहांगीर ने अपने पुत्र को भेजा और उसने क्या, इनको हरा के फिर इनको 1615 में जो अमर सिंह को ना एक संधि करनी पड़ी थी, अपमानजनक संधि थी, लेकिन इन्होंने कर ली थी। महाराणा प्रताप ने कभी संधि नहीं की थी पूरे जीवन भर। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद सबको पता है, शाहजहां। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाके देखो, सच में बुलंद है। नीचे से जो हाइट है ना, पहाड़ पे चढ़ते हो पहले तो एक किस्म का, फिर इसकी हाइट लगते हो तो लगता है कि हाँ बहुत ऊंचा है। उत्तर प्रदेश के अगर जिले की बात करें तो आगरा जिला में फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी। आगे आ जाते हैं। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। सुलेखक क्या होता है? उस ताजमहल के ऊपर जो लिखावट है ना, आप देखोगे उर्दू में और अरबी फारसी कौन सी भाषा, ये तो हमें समझ में नहीं आई थी। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे बने, पूरे मार्बल पे ये सारी चीजें बनी, ऐसे लेखन हो रखा है, फूल पत्तियां कहीं कहीं बनी है। तो ये कौन थे? अमानत खान सिराजी।
दिल्ली का प्रसिद्ध लोहा स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? तो सबसे पहले परिसर जान लो, कुतुब मीनार परिसर। यहीं पे आपका क्या है, अलाई दरवाजा भी मिलेगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें। ये परिसर बहुत बड़ा है और यहीं पे लोहा स्तंभ भी है। लोहा स्तंभ के बारे में बोला जाता है कि राजा चंद्र ने यहाँ पे लोहा स्तंभ बनवाया था। चंद्र का लोगों ने लगाया, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का ये लोहा स्तंभ है। इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। तो ये चीज उस टाइम की धातु जो विज्ञान है ना, इतनी उन्नत थी कि ऐसे बना दी थी वो धातु के लोहा का होने के बावजूद भी खुले मैदान में ऐसे लगा हुआ, पत्थरों के बीच में ना, खुला, ऊपर कुछ भी छत नहीं। और पिछले कितने सालों से खड़ा हुआ है अगर देखो, तो अगर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल देखो तो ये 400 ईस्वी के आसपास का, ठीक है। तो 400 ईस्वी से आज कितनी होगी, 2023, तो 1600 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है इसको खड़े हुए और जंग नहीं लगी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाजा अभी मैंने बताया कहाँ पे स्थित है, ये नई दिल्ली में। कहाँ पे, कुतुब मीनार पर सर। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के, देखो हर एक चीज जो देख रहे हो ना, 100 पेजेज में आपकी पूरी मेडाइवल कराई थी, सारे आपकी पीडीएफ्स भी हैं, पढ़िए उसको, देखिए हर एक चीज यहाँ से आ रही है। तो जो आपका हुमायूं था उसके साथ दो व्यक्ति थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, इनका इसने जिक्र भी किया। फिर जाके अकबर के काल में भी ये बंदे रहेंगे। फिर जहांगीर के काल में चित्रकला का क्या आ जाएगा, स्वर्ण काल आ जाएगा। यहाँ पे दसबंद बसावन और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आगा रिजा, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखाई गई हैं, आपको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया, तो ये क्या बोल रहा है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया, ये आपको बताना है। अकबर के द्वारा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में और भी है, पंचमहल है, जोधाबाई का महल है ना, ये सारी चीज। पंचमहल किस में स्थित है, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। पंचमहल कहाँ है आपका, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सबसे बड़ा यही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, युग्म देखना है आपको, कौन सा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है आपका, लखनऊ में ही है, ठीक है। आशाफुद्दौला जो थे नवाब, उन्होंने बनवाया था। निषाद बाग आपका जम्मू कश्मीर, ये यहीं पे है। फिरोज शाह कोटला आपका कहाँ है, दिल्ली में, बिल्कुल सही है। हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पे, दिल्ली में, विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को की, ठीक है। बहुत ही सुंदर लगता है ये भी, जैसे लोगों को ताजमहल लगता है ना, ताजमहल के बाद अगर कोई दूसरी सुंदर इमारत देखो तो ये लगेगी। वैसे एक एतमा उद्दौला का मकबरा भी है, नूरजहां ने बनवाया था उसके डैडी के याद में, वो भी बहुत खूबसूरत है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो किसने नहीं दिया मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले कौन आया आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने पहली मंजिल बनवाई। फिर इल्तुतमिश आएगा तो ये दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 मंजिलें बनवाएगा। फिर चौथी मंजिल पे क्या, बिजली गिर जाएगी, बिजली गिर जाएगी तो ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो फिर आएंगे फिरोज शाह तुगलक, ये चौथी मंजिल को फिर से बनवाएंगे, मरम्मत करवाएंगे मतलब, और इस पे एक मंजिल और जोड़ देंगे, पांचवी, इसलिए जो आज है तो ये तीनों का मैन मैन है। तो फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने वहीं पे अलाई दरवाजा जरूर बनवाया है, उसी परिसर में जस्ट बगल में ही है कुतुब मीनार के। अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो ये मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी। नूह सिपहर नामक पुस्तक लिखी, बहुत सारा काम किया, खड़ी बोली का जनक इन्हें बोला जाता है, तबला का आविष्कार किया और बहुत सारी चीजें की इन्होंने, ठीक है। तो ये किसके, अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में बोला जाता है 7 सुल्तानों का काल। दो व्यक्ति हैं, ये है एक, और हजरत निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने 7 सुल्तानों का काल लिखा दोनों लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक कौन नहीं है, अमीर खुसरो बिल्कुल है, दिल्ली सल्तनत में थी आपके कौन, खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी बिल्कुल है, मिन्हाज उस सिराज इसने लिखी, तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी, बहुत बार पूछी जाती, बीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी इसने भी लिखी है, ठीक है। तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदारी। अब्बास खां सरबानी, ये किसका है, मुगल काल का। तो मुगल काल अलग है, सल्तनत अलग है, ये ध्यान रखना। तो ये नहीं है, सही आंसर क्या हो जाएगा, आईने अकबरी किसने लिखी,
तो आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी, या अकबरनामा भी इसको बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या अध्याय कौन सा है? सबसे लंबा अध्याय अगर आप देखो तो ये वैसे थोड़ा सा अंदरूनी पूछते हैं, ये सब चीजें लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन आप देखो तो ये बालकांड है। और सबसे छोटा देखोगे आप तो किष्किंधा कांड है। यहाँ पे क्या हुआ था किष्किंधा कांड में, कि भगवान गए थे जब सीता जी का हरण हो गया था, तो यहाँ पे सुग्रीव और बाली किष्किंधा पर्वत पर रहते थे, तो उनके साथ जो भी घटनाएं हैं उनका जिक्र। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो देखना है। बाबर नामा किसने लिखी? बाबर ने, बिल्कुल। तुझके बाबरी भी बोलते हैं। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर ने, बिल्कुल। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिखी है। तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? फिर से आगे वही क्वेश्चन, तो गुलबदन बेगम आ गई। अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अबुल फजल। देखो अब कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत चांस है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, अभी मैंने बताया कुछ टाइम पहले, फतवा जहांदारी और तारीख फिरोज शाही। अगला देख लेते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो कौन थे इनके दरबारी संगीतक? मियां तानसेन। राजा टोडरमल क्या थे? भू राजस्व वगैरह ये सब लिखते थे। ठीक है। अबुल फजल क्या थे? लेखक थे और मुख्य वजीर ये बंदा था। बीरबल के बारे में सब लोग जान रहे होंगे, सारे लोग नौ रत्नों में शामिल थे। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है तो कहाँ है आपका? एटा जिले में। एटा से अलग होके अब बना है कासगंज, तो कहीं कहीं एटा भी आ जाता, और डिटेल में जाओ तो पटियाली गांव में। बस इतना समझ लो, पहले एटा जिला था, अब ये कासगंज जिला है, इसके पटियाली गांव में हुआ है। अगर ये दोनों ना आए, एटा आए, तो आप एटा लगा के आ जाए, और ये आ गए तो फिर ये लगा के आ। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार किसको? गोस्वामी तुलसीदास को। इन्होंने क्या लिखा है? रामचरितमानस। और भी विनय पत्र का है ना, हनुमान बाहुक, गीतावली, कवितावली, गोदा दोहावली, ये सब चीजें लिखी हैं इन्होंने। तो यहाँ पे ये आपका मिडाइवल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन छूटे होंगे जो रिपीट हो रहे थे, वही हमने हटाए हैं। मिडाइवल के सारे क्वेश्चन ले लिए जो अब तक आए हैं आपकी सारी परीक्षाओं में, और हर क्वेश्चन को आपका हर डायरेक्शन में मिला के आपको समझा दिया है। अब आपको जो जो चीज़ें बताई कि वो चीज़ों पर फोकस कर लें, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक के आसपास की चीज़ें और पढ़ लेना, आपकी मिडाइवल अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।